हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 लॉ स्प्रिंग। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे अभी जाकर वॉच कर लो, उसके बाद आप इस पार्ट को देखना। और अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट को। तो उस पार्ट में आपने देखा होगा कि कैसे जो साहिब है ना, वो अब वो खुद का मास्टर नहीं रहता है। तो इस पार्ट में देखते हैं कि क्या है मुकेश की स्टोरी। मुकेश बोलता है कि वो खुद का मास्टर बनेगा और वो ये अनाउंस करते हुए बोलता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो फिर ऑथर उससे पूछती है कि क्या उसे कार के बारे में कुछ पता भी है। तो मुकेश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑथर्स की आंखों में देखकर बोलता है वो कार चलाना सीखेगा। फिर ऑथर बताती है कि ये जो मुकेश का सपना है ना, वो एक मिराज की तरह है। मिराज यानी कि इल्यूजन, यानी कि एक भ्रम। तो वो बोलती है कि ये जो मुकेश का सपना है ना, ये भ्रम की तरह है, एक इल्यूजन की तरह है। ये वो ऐसा क्यों बोलती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो मुकेश है ना, वो धूल भरी गलियों में रहता है फिरोजाबाद के, जो फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए। यानी कि हर फैमिली फिरोजाबाद में ना बैंगल्स मेकिंग के काम में लगी हुई है। और ये जो फिरोजाबाद है ना, वो इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक हब है, जहां लोगों ने अपने जनरेशन स्पेंड कर चुके हैं इन भट्टियों में, जहां ग्लासेस को मेल्ट करने का काम होता है। वहां इन्होंने अपनी पूरी पीढ़ियां गुजार दी है काम करते हुए, ग्लासेस को मेल्ट करते हुए, ग्लासेस को वेल्ड करते हुए। और देखने में ऐसा लगता है ना कि ये फिरोजाबाद की जमीन में सभी वुमेन्स के लिए बैंगल्स बनते हैं। और मुकेश की जो फैमिली है ना, वो भी इन्हीं में से एक है जो कि बैंगल्स बनाने का काम करती है। लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता कि इन बच्चों को इतने हाई टेम्परेचर वाले भट्टी में काम करवाना इलीगल है। और ऑथर बता रही है कि कैसे ये जो रूम्स है ना, जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ ये भट्टियाँ जलती है ना, बहुत छोटे छोटे रूम्स है, बिल्कुल माचिस के डिब्बे की तरह, जहाँ की ना तो एयर है और ना ही लाइट है। और अगर यहाँ लॉ लागू कर दिया जाए ना, तो यहाँ से 20,000 बच्चे निकलेंगे इन गर्म भट्टियों से, जो कि अपना पूरा दिन यहीं गुजार देते हैं। और इतने छोटे छोटे सेल्स में इतने हाई टेम्परेचर के साथ रहना, जहाँ ना तो एयर है और ना ही लाइट है, इसके कारण वो अपनी आईसाइट बहुत जल्दी खो देते हैं। बड़े होने से पहले ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। और फिर ऑथर बताती है कि ये जो मुकेश है ना, वो उसे अपने घर जाने के लिए इनवाइट करता है। वो बोलता है कि चलिए मेरा घर देखना। और वो बहुत प्राउडली बोलता है कि उसका घर जो है ना, वो नया बना है, यानी कि घर की मरम्मत हुई है। तो फिर ऑथर और मुकेश दोनों ही घर के ओर जाने लग जाते हैं। तो वो देखते हैं कि ये जो रास्ते हैं ना, वो कैसे एकदम कूड़े से भरे हुए हैं और कितनी बदबू आ रही है उन रास्तों से। और वो रास्ता पूरे कचरे से भरा हुआ है। वो चलते चलते रास्ते में देखते हैं कि कैसे वहाँ बहुत सारे टूटे फूटे घर है फिरोजाबाद में, जो कि बहुत अनफिट है रहने के लिए। और घरों की दीवारें टूटी हुई है और घरों में जो दरवाजा लगा है ना, वो बहुत ही खराब है। और घरों में ना तो खिड़कियां हैं। वो चलते चलते देखते हैं कि कैसे यहाँ ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ रहते हैं, जैसे कि पहले के जमाने में रहते थे। और ऐसे ही ना चलते चलते वो एक घर के सामने रुकते हैं। और फिर वहाँ मुकेश ना अपने पैर से दरवाजे को पुश करता है और वो दरवाजे को खोलता है। तो फिर ना वो घर के अंदर जाते हैं, जो घर आधा बना हुआ है, हाफ बिल्ड शेक। तो फिर वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ एक चूल्हा बना हुआ है, जिसके ऊपर ना एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है और उसमें ना पालक की सब्जी बन रही है। और जमीन में ना बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेट रखा हुआ है, उसमें ना बहुत सारी सब्जियां कटी हुई रखी हुई है। वहाँ वो देखती है कि एक फ्रेल यानी कि एक वीक यंग वुमन, वो दोपहर का खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए। और चूल्हे से इतना धुआं आ रहा है ना कि उसकी पूरी आंखें भर चुकी हैं उस धुएं से। और वो ना उन्हें देखकर स्माइल करती है। और वो रहती है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ, यानी कि मुकेश की भाभी। वो उतनी भी ओल्ड नहीं थी और उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। और वो घर की डॉटर इन लॉ थी, यानी कि घर की बहू थी वो। और उस घर में 3 लोग रहते थे, हर हस्बैंड यानी कि उसका पति मुकेश, और उसके पापा यानी कि मुकेश के फादर। तो जब भी वो ओल्ड मैन यानी कि मुकेश के पापा घर में आते थे ना, वो कैसे दीवार के पीछे जाकर छुप जाती थी और वो ना अपने सर को घूंघट से ढक लेती थी। यानी कि ये एक कस्टम है, यानी कि एक रीति रिवाज है उसके घर का, कि जो घर की बहू रहती है ना, वो घर के बड़ों के सामने ना सर ढक कर रहती है। और यहाँ पर जो एल्डर मैन है ना, वो एक गरीब बैंगल मेकर है, यानी कि मुकेश के पापा एक गरीब बैंगल मेकर हैं। और इतने सालों के हार्डवर्क से, यानी कि पहले वो एक एज अ टेलर काम करते थे और फिर बैंगल मेकर, वो फेल हो गए अपने घर को रिनोवेट करवाने में, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में वो फेल हो गए।
मतलब मुकेश और उसका बड़ा भाई वो कभी स्कूल ही नहीं गए। ऑल ही मैनेज टू डू दिस इज टू टीच देम व्हाट ही नोज। और मुकेश के फादर ने उन्हें वही सिखाया जो वो जानते थे, आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, यानी कि चूड़ी बनाने की कला। फिर वहीं से मुकेश की दादी बोलती है कि ये तो उनका कर्म है, ये तो उनकी किस्मत है। और मुकेश की जो दादी है ना, उसने अपने पति को यानी कि मुकेश को दादा को अंधे होते हुए देखा है। यानी कि जब वो ग्लास को पॉलिश कर रहे थे ना बेंगल्स बनाने के लिए, तो उसमें से जो डस्ट आती है ना वो उनकी आंखों में चली गई थी और वो वहीं अंधे हो गए। फिर मुकेश की दादी बोलती है कि क्या ये गॉड गिवन काम, यानी कि ये जो पुश्तों से काम चलती आ रही है, जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो काम चलते आ रहा है, क्या ये कभी बंद हो सकता है? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी कि ये लोग जो है ना, मुकेश का परिवार, वो बेंगल मेकर के कास्ट में पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा सिवाय बेंगल्स के, यानी कि चूड़ियों के अलावा उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा। चाहे घर के अंदर हो, घर के आंगन में, दूसरे घर के आंगन में, फिरोजाबाद के हर गली हर चौराहे में सिर्फ बेंगल्स दिखती है। और फिर यहाँ बेंगल्स के कलर्स के बारे में मेंशन किया गया है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल। यहाँ सभी कलर्स के बेंगल्स देखने को मिलते हैं जो कि 7 कलर्स ऑफ रेनबो से निकलते हैं, जो कि पड़े हुए हैं अनकेम्प्ड यार्ड्स में, यानी कि ऐसे ही वो आंगन में पड़े हुए हैं, जो कि एक यंग मैन उसे 4 व्हील हैंड कार्ट्स में उठाता है, यानी कि ठेले में उठाता है, नैरो लेन्स ऑफ शेंटी टाउन्स, यानी कि टाउन की पतली पतली गलियों में लेकर जाता है। और फिर ऑथर बताती है कि यहाँ डार्क हटमेंट्स में ना, यानी कि अंधेरी झोपड़ियों में ना, कैसे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ लाइन से बैठे हुए हैं और वो फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स के सामने लाइन से बैठे हुए हैं और वो कैसे ग्लास के पीसेस को वेल्ड करके बेंगल्स बना रहे हैं। और ऑथर बताती है कि कैसे इन लोगों की आंखें ना डार्क में एडजस्ट हो चुकी है और कैसे उनको बाहर की सनलाइट में दिक्कत होती है, यानी कि जब भी आप बहुत ही डार्क रूम से बाहर निकलोगे, बहुत ही लाइट में यानी कि सनलाइट में निकलोगे ना, तो कैसे आपकी आंख ना बहुत ही चुभने लगेगी। वैसे ही सेम ना इन लोगों की आंख ना अब डार्क में यानी कि अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी है और अब इन्हें अंधेरे में अच्छे से दिखता है बजाय लाइट के। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम तक के किसी डार्क रूम में आग को जलते हुए देखोगे ना, तो आप पाओगे कि जो आपकी आंख है ना वो अब धीरे धीरे डार्क में एडजस्ट होनी चालू हो गई है और आपको ना बाहर सनलाइट में प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी और इससे ना धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी जो है ना वो जानी चालू हो जाती है। और वैसे ही वो ऑथर बताती है कि ये बच्चे ना बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो यहाँ पर जो लोग ग्लास वेल्डिंग करने के लिए बैठे हैं ना, तो वही ना उन लोगों के साथ ना एक सविता नाम की लड़की बैठी हुई है, जो कि पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई है, जो कि एक ओल्ड लेडी के बाजू में बैठी हुई है। वो भी ग्लास के पीसेस को वेल्ड कर रही है और उसका जो हाथ है ना वो ऐसे चल रहा है जैसे कि कोई मशीन हो। वो इतनी जल्दी स्पीड से काम कर रही है क्योंकि वो बचपन से ही बेंगल्स बनाने का काम करते आ रही है ना, तो उस कारण उसका जो हाथ है ना वो उस काम में बैठ चुका है और वो बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर ऑथर सरप्राइज होती है और वो ये सोचती है कि क्या इस यंग गर्ल को बेंगल्स की पवित्रता के बारे में पता है कि ये कितने वैल्यूएबल हैं, कितने पवित्र हैं ये। क्योंकि ये जो बेंगल्स है ना ये सिंबलाइज करते हैं इंडियन वुमेन के सुहाग को और ये कितना ऑस्पिशियस यानी कि ये कितनी कीमती है, शादी में कितनी पवित्र मानी जाती है इंडियन वेडिंग्स में ये। और ये जो सविता है वो उस टाइम रियलाइज करेगी जब उसका सर जो है ना वो लाल कलर के घूंघट से ढका रहेगा और उसके दोनों हाथों में मेहंदी होगी और उसकी कलाइयों में ना लाल लाल चूड़ियां होंगी। यानी कि जब वो दुल्हन बनेगी ना तब वो इसकी कीमत को रियलाइज कर पाएगी कि ये जो बेंगल्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है, ये जो बेंगल्स है वो कितने वैल्यूएबल है इंडियन वुमेन्स के लिए। जैसे कि उसके बाजू में जो ओल्ड वुमन बैठी है ना उसके जैसे, जो कि बहुत पहले दुल्हन बनी थी। और उस लेडी के वृष्ट में ना यानी कि उसकी कलाइयों में अभी भी बेंगल्स तो हैं, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं, उसकी आंखों में वो खुशी नहीं है। और वो लेडी बहुत ही उदास होकर बोलती है कि एक वक्त से भर खाना नहीं खाया, मतलब कि वो ये बताती है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया है। और उसके हस्बैंड वो एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी है जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, वो ये बोलते हैं कि उसने बेंगल्स के अलावा अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा। और वो आदमी बोलता है कि उसने ना अपने फैमिली के लिए ना एक घर बनवा दिया है जिसमें वो उसकी फैमिली रह सके। उसे सुनने के बाद ऑथर को ये लगता है ना कि उसने तो बहुत बड़ा ही काम कर दिया, जो कि बहुत से लोग अपने लाइफ टाइम में अचीव करने के लिए फेल हो जाते हैं। ऑथर ये सोचती है कि इस आदमी को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा ही काम कर दिया हो। बट यार सही में देखो कि ये जो फिरोजाबाद की हालत है ना, यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए घर बनाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना उनको तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा।
और यहाँ पर ये जो आदमी है ना, उस ओल्ड लेडी का हस्बैंड, उसने अपने फैमिली के लिए घर बना दिया। तो यहाँ के हिसाब से ना ये बहुत बड़ी बात है कि उसने कम से कम अपने लिए घर तो बना लिया। और उस फिरोजाबाद के हर घर से ना बस एक ही आवाज आती थी कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो कोई दूसरा काम कर सके एक्सेप्ट वो बैंगल्स बनाने के। वहाँ तो इतने पैसे नहीं है कि वो पेट भर खाना खा सके। और यही जो समस्या है वो घर के बड़े बूढ़ों से लेकर घर के जवान तक सभी की यही समस्या है। सभी की यही प्रॉब्लम है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई और काम कर सके एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग के। और समय के साथ साथ बहुत कम चेंजेस हुए हैं फिरोजाबाद के लोगों की हालात में। वो लोग पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। बस कुछ हल्की फुल्की चीज ही चेंज हुई है उनकी लाइफ में और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और उनके इतने सालों के इस काम से, यानी कि ये जो बैंगल मेकिंग का काम था ना, वो इतना बोरिंग था और इतना प्रेशर करता था ना इनको कि उनका माइंड ना अब सुन हो चुका था। वो सुबह शाम बस बैंगल मेकिंग का काम करते और उन्हें खाना मिलता वो भी आधा पेट। तो इस कारण उनका माइंड जो है ना वो बिल्कुल सुन हो चुका था। उनकी माइंड और बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी। और उनके इस बैंगल मेकिंग के काम ने उनके सारे इनिशिएटिव को मार दिया था, उनकी सपने देखने की एबिलिटी को मार दिया था। क्योंकि देखो वहाँ की हालात ना बहुत खराब थी। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ना बस चूड़ी बनाने का काम करते आ रहे थे, चाहे वो मुकेश हो या मुकेश के फादर या उनके दादाजी हो, वो बस चूड़ियाँ बनाने के ही काम करते थे। लेकिन फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। वो अपने बेसिक नेसेसिटीज के लिए तरसते थे। यहाँ तक मुकेश और उसके भाई तो स्कूल भी नहीं गए। और इस कारण ऑथर ने इस पार्ट के स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये जो मुकेश का ड्रीम है ना, ये एक मिराज की तरह है, ये एक भ्रम की तरह है। इसी कारण उसने कहा था कि यहाँ लोगों की हालात बहुत ही खराब है, यहाँ ढंग से खाने को पैसे नहीं है। तो फिर जो ऑथर है ना वो ग्रुप ऑफ यंग मैन को बोलती है कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते एक कोऑपरेटिव में, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेते। इससे तुमको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाएंगे और तुम मिडिल मैन के चक्कर से भी निकल पाओगे और तुम्हें अपने बैंगल्स का रेट भी अच्छा मिलेगा। वो ऐसा कहती है यंग मैन के ग्रुप को जो कि मिडिल मैन के ट्रैप में फंस चुके थे। और वो ही नहीं, उनके फादर्स और फोर फादर्स भी इसी ट्रैप में फंसे हुए थे। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो गए ना तो जो पुलिस वाले हैं ना वो हमें फोर्सफुली मारेंगे और हमें घसीट कर जेल ले जाएंगे कि हम इलीगल काम कर रहे हैं। और उस फिरोजाबाद में ना कोई भी लीडर नहीं था जो कि उनको हेल्प कर सके चीजों को डिफरेंटली देखने में। उन्हें हेल्प करने वाला, उनको मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं था। और काम करते करते इनके जो फादर्स थे ना वो भी बहुत थक चुके थे। और यहाँ के लोग बस एंडलेसली, यानी कि हर समय बस एक ही बात करते थे कि कैसे वो गरीबी के जाल में फंस गए, कितने वो उदास हैं और कैसे वो मिडिल मैन के चक्कर में फंस गए और अब उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब उन्हें सही प्राइस नहीं मिल रहा उनके बैंगल्स का। और ऑथर बताती है कि इनको सुनते हुए ना उसे दो अलग अलग डिफरेंट वर्ल्ड्स देखने को मिलते हैं। एक तो वो वहाँ रहने वाले लोग, उनकी फैमिली जो कि गरीबी की जाल में फंस चुके हैं और वो एक ऐसे बिलीफ में फंस चुके हैं कि वो एक बैंगल मेकिंग के कास्ट में पैदा हुए हैं। और उनकी ये भी मान्यता है कि वो कैसे उनकी पूर्वज से दिए गए काम, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलते आ रहा है ना, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। और एक वर्ल्ड है उन साहूकार्स का, उन मिडिल मैन का, उन पुलिस वालों का, उन लॉयर्स का, उन ऑफिसर्स का, जो कि इनका शोषण करते हैं और असली मलाई ये लोग खाते हैं। इन सभी ने एक ऐसा बोझ थोपा है ना इन बच्चों के ऊपर कि वो इन सब चीज से कभी ऊपर नहीं उठ सकते। और जब तक उनको इस बारे में पता नहीं था ना, वो भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते थे नेचुरली, जैसे कि उनके फादर्स ने किया है। और इस बैंगल मेकिंग के काम के अलावा कुछ और करना, यानी कि डेयरिंग दिखाना। और ये जो डेयरिंग है ना वो उनके परवरिश में बिल्कुल भी नहीं था। और वहाँ के लोगों ने ना अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखा था रिस्क लेते हुए। तो इस कारण ना उनकी लाइफ में कोई रिस्क नाम का चीज ही नहीं था, यानी कि वो कभी डेयरिंग नहीं दिखा सकते थे अपने इस काम को छोड़ने के लिए। लेकिन जब ऑथर ने मुकेश को देखा कि मुकेश बार बार ये रिपीट कर रहा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, तो ऑथर को ना अपने आप में एकदम चीयर अप फील हुआ। ऑथर अपने आप में थोड़ी मोटिवेट हो गई कि वो इस बैंगल मेकिंग के लूप से कम बाहर उठने का तो सोच रहा है, कम से कम वो रिस्क लेने का सोच तो रहा है। और मुकेश बोलता है कि वो गैरेज जाएगा और काम सीखेगा, लेकिन ऑथर ये बोलती है कि गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है। तो फिर मुकेश बोलता है कि वो ना पैदल चलते हुए चले जाएगा। तो फिर ऑथर उनसे पूछती है कि क्या तुमने प्लेन उड़ाने का भी सपना देखा है। तो मुकेश ना सडनली चुप हो जाता है और वो ना ग्राउंड की ओर देखते हुए बोलता है नहीं। और फिर ना वो हल्का सा बड़बड़ाता है। उसके बड़बड़ाहट में एक एम्बेरसमेंट, यानी कि एक शर्म तो दिखती है, लेकिन वो अभी तक के ना रिग्रेट में नहीं बदला था। और वो सपना देखता है उन कार्स का जो कि फिरोजाबाद की गलियों में चलती है।
लेकिन बहुत कम ही एयरप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ती है। इस कारण ना उसने एयरप्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखा होगा। और यहीं ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि कैसे जो पॉवर्टी है, कैसे इनका जो ट्रेडिशन है, इन्हें एक बर्बादी का जीवन, एक खराब लाइफ जीने में मजबूर कर देता है। और आप ये देख पाएंगे कि कैसे इन दोनों स्टोरीज में कैसे जो बच्चों का बचपना है वो इनसे छीन लिया जाता है, कैसे वो पढ़ने की उम्र में वो काम कर रहे हैं और यहाँ तक वो साहिब और ये मुकेश आज तक स्कूल भी नहीं गए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि क्या दुर्दशा है इनकी और कैसे इनको अपने सपनों को मार कर जीना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस को मिस ना करो। मैंने राइट साइड में फ्लेमिंगो बुक की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने पूरे फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे देखना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।